हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नया वीडियो सॉलिड स्टेट पार्ट सेकेंड। तो जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक सॉलिड, तो हमने वहाँ पे आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि एनिसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी क्या है और एनिसोट्रॉपिक सॉलिड एंड आइसोट्रॉपिक सॉलिड क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको तीन प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरी थर्मल कंडक्टिविटी, तीसरा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इन तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करेंगे, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें कुछ आपके लेटिसाइड ग्रीन दिख रहे होंगे, कुछ आपको ब्लैक दिख रहे होंगे, तो ये एक आपका सॉलिड का सैंपल है। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, एक ये डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, और एक इस डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। तो आई थिंक आपके पास में 3 डायरेक्शंस हो गए, और भी बहुत सारी डायरेक्शंस हैं, ले सकते हैं आप, बट यहाँ पर हमने केवल 3 को ही मेंशन किया है। आप चाहें तो 4, 5, 6 कितने को भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं जैसे ये डायरेक्शन 1 है, यहाँ पे इसको हम नॉमेनक्लेट कर रहे हैं, 1 डायरेक्शन है ये आपकी सेकेंड डायरेक्शन है, और ये आपकी थर्ड डायरेक्शन है। तो इन्हीं के करस्पॉन्डिंग जो इनकी वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है थर्ड डायरेक्शन में λ3 हो जाएगी। ठीक है, थर्ड डायरेक्शन में, चलो फर्स्ट डायरेक्शन से करते हैं। फर्स्ट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है λ1, कॉमा थर्मल कंडक्टिविटी θ1, कॉमा जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका स्मॉल n1 हो जाएगा। ऐसे ही जो सेकेंड डायरेक्शन है इसमें देख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा λ2 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, θ2 थर्मल कंडक्टिविटी, एंड n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे ही थर्ड डायरेक्शन में हम देखेंगे, यहाँ पर λ3 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, θ3 थर्मल कंडक्टिविटी, एंड n3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 यानी कि 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में जो आपके 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने मेंशन कर लिया है। अब बात आती है जैसे एक एक को हम देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, इन तीनों डिफरेंट डायरेक्शंस में आप एक एक फिजिकल प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। अगर वो सेम आ जाती है एवरी डायरेक्शन में, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम आती है, तो उसको हम बोलते हैं, उस फिनोमिना को बोलते हैं एनिसोट्रॉपी। ठीक है, और जो आपका सॉलिड होता है उसको हम बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक सॉलिड। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो तीनों डायरेक्शंस हैं, यहाँ पर अगर ये इस तरह का कोई केस आ जाता है, इफ़ पहले हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ हैं कौन कौन सी हैं, λ1, λ2 एंड λ3, ये तीनों अगर इक्वल आ जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर ये तीनों अगर इक्वल आ जाती हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, उसके बाद में दूसरी जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, कॉमा थर्मल कंडक्टिविटी, इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटीज़ 3 है कंडक्टिविटी, कौन कौन सी हैं, θ1, θ2, θ3, ये भी तीनों आपकी अगर सेम आ जाएं
ठीक है। और एक और लास्ट में बचती है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं कौन कौन से हैं, N1 N2 N3। ठीक है। अगर ये तीनों आपकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में सेम आ जाती हैं तो यहाँ पर जो आपका ये फिनोमिना होगा, देन सच फिनोमिना इज नोन एज एनिसोट्रॉपी। ठीक है, एनिसोट्रॉपी ध्यान रखिएगा। एनिसोट्रॉपी एंड such kind of solids are called एनिसोट्रॉपिक सॉलिड। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करिएगा, समझिएगा, ताकि एकदम से क्लियरली समझ में आए। और जो बुक्स में दिया हुआ है वो बिल्कुल ओरली दिया है, उसमें आई थिंक आप इतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे। एनिसोट्रॉपिक सॉलिड, इसकी हम चर्चा प्रीवियस वीडियो में कर रहे थे कि जो एनिसोट्रॉपिक सॉलिड हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है। अब देखिए, अगर दूसरा केस हम इसमें लेते हैं, देखिए ज़रूरी नहीं है कि सेम आ जाए, हो सकता है कि वो डिफरेंट आए। तो डिफरेंट अगर आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक हो जाएगा। तो इसी में दूसरा टर्म हम यूज़ कर रहे हैं। इनमें से कोई भी तीनों अगर डिफरेंट आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, इफ़, इसको शॉर्टली हम नोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 3। देखिए ये तीनों डिफरेंट आए, यानी कि इक्वल ना आए। दूसरी क्या थी प्रॉपर्टी आपकी, दूसरी प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में क्या क्या है, θ1, θ2, θ3। तीनों डिफरेंट आए। और लास्ट में एक चीज़ और बचती है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी अगर तीनों डायरेक्शन में डिफरेंट आ जाए, N1 is not equal to N2 is not equal to N3, then such phenomena is known as आइसोट्रॉपी। ध्यान रखिएगा, इसको बोलेंगे आइसोट्रॉपी। और जो इस तरह के सॉलिड होंगे, इसी में आगे बढ़ा देते हैं, एंड सच काइंड ऑफ सॉलिड are called isotropic solid।
तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जो हम चर्चा कर रहे थे आइसोट्रोपिक सॉलिड, एनिसोट्रोपिक सॉलिड, वो आपके ये होते हैं। और आपको ध्यान कैसे रखना है, सबसे पहले आपको 3 प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद में डायग्राम याद रखना है। फिर उसके बाद में λ1, θ1, n1, इसमें लैम्डा जो जहाँ जहाँ यूज हुआ है उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मानेंगे, और जो थीटा है वो थर्मल कंडक्टिविटी है। स्मॉल n जो यूज़ हुआ है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका है क्रिस्टल लैटिस और लैटिस स्पेस। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो आपका सॉलिड स्टेट है वो जो जिस लैटिस में अरेंज होता है वो आपका लैटिस क्या है। क्रिस्टल आपने पहले भी सुना होगा। तो देखिए जो आपका क्रिस्टल लैटिस होता है ये बहुत, जो आप अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़े हुए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट मान लें तो ऐसे बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो आपके कंबाइंडली क्रिस्टल लैटिस बोले जाते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं इसको, द अरेंजमेंट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इसमें आपके एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एंड आपके आयंस भी हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। चाहे आप इसको स्पेस लैटिस बोलिए या फिर क्रिस्टल लैटिस बोलिए, दोनों एक ही बातें हैं। दूसरी एक और बात इसमें जानने वाली है कि जो आपके लैटिस होते हैं या फिर जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जिन पोजीशंस पर वो होते हैं उन पोजीशंस को हम बोलते हैं लैटिस साइड। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपके हैं इसको कंबाइंडली ये पूरा जो सेट बना हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा जो सेट है इसे बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। और यहाँ पर ये जो पॉइंट हैं इनको बोलते हैं लैटिस साइड, ठीक है। जहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फिट होता है या ऑक्युपाइड होता है वो आपका प्लेस जो है या पोजीशन है उसे हम लैटिस साइड बोलते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक है, इसको ध्यान रखना है क्या होता है। इसके बाद में इसमें जो आपका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ये हम जानेंगे। इसमें 2D और 3D दो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2D क्रिस्टल लैटिस में देखते हैं। एक आपका होता है स्क्वायर लैटिस। स्क्वायर लैटिस का मतलब जैसे बहुत ढेर सारे पॉइंट्स का एक सेट है, उसमें एक इस तरह का आप किन्हीं 4 को मिलाकर एक यहाँ पर स्क्वायर बना लें, इनको कंबाइंड कर दें, तो ये आपका एक यूनिट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका जो स्पेस लैटिस है इसमें जो ये आपके पॉइंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये इस तरह से अरेंज होने चाहिए कि किन्हीं 4 को मिलाने पर एक स्क्वायर बन जाए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर अभी हमने ज्वाइन किया है इन 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। देखिए जो आपके ब्लैक से दिख रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मान लें थोड़ी देर के लिए, तो किन्हीं 4 को आप मिलाइए एक स्क्वायर बने। इस तरह से अगर कोई भी सेट है, सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, तो उसे हम स्क्वायर लैटिस बोलते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं इनको किन्हीं 4 पार्टिकल्स को कंबाइन करने पर जो एडजेसेंट हैं, कंटिन्यूअस हैं, उनको ज्वाइन करने पर एक स्क्वायर बनता हो, उसे हम स्क्वायर लैटिस बोलते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट रेक्टेंगुलर लैटिस। रेक्टेंगुलर का मतलब है यहाँ पर आपका कोई यहाँ पर जो एडजेसेंट 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको ज्वाइन करने पर एक रेक्टेंगल बनता हो, ठीक है। तो इस तरह के जो भी सेट ऑफ पॉइंट हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बनाया था, यहाँ पर चाहें तो आप बहुत सारे बना सकते हैं। तो जितने भी आप ये इस तरह से डिज़ाइन करेंगे शेप, वो सारे के सारे आपके कैसे आने हैं, स्क्वायर ही आने हैं। सेम चीज़ यहाँ भी है, इनमें कोई भी आप लैटिस यहाँ पर ये इसके बाद ये इनको या किन्हीं 4 को आप मिलाएंगे एडजेसेंट 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, तो आपको हमेशा एक रेक्टेंगल मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक बना हुआ है, ये आपका एक रेक्टेंगल है। तो इस तरह का अगर कोई लैटिस साइड अरेंज्ड है या उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज हैं कि किन्हीं 4 लगातार मतलब उसमें से कोई कम से कम ऐसा हो कि उसमें एक रेक्टेंगल बन जाए उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या लैटिस साइड्स को ज्वाइन करने पर, तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर लैटिस। नेक्स्ट आपका है पैरेललोग्राम लैटिस। तो ये पैरेललोग्राम भी आप मैथ में पढ़े हुए हैं। पैरेललोग्राम मतलब लैटिस के जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से अरेंज हों कि उनमें
आपका पैरेललोग्राम डिज़ाइन हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर ये हमने एक बनाया हुआ है पैरेललोग्राम, ऐसे बहुत सारे आप पैरेललोग्राम्स बना सकते हैं। तो पैरेललोग्राम बना सकते हैं, इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम लैटिस। ठीक है, यहाँ पर पैरेललोग्राम बनना चाहिए। देखिए यहाँ इनको आप ज्वाइन करेंगे तब भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ये सेट है ये आपका पैरेललोग्राम लैटिस है। नेक्स्ट आपका है रोम्बिक लैटिस। रोम्बिक भी एक शेप होता है मैथ में, इसमें क्या होता है, रोम्बस होता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से एक डिज़ाइन किया गया है। तो जो आपका लैटिस साइड है, अगर लैटिस पॉइंट्स का इस तरह से अरेंजमेंट है जिसमें रोम्बिक डिज़ाइन हो जाता हो तो उसे बोलते हैं रोम्बिक लैटिस। तो यहाँ पर ये जो रोम्बिक बना हुआ है एक रोम्बस है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रोम्बिक लैटिस। नेक्स्ट आपका है हेक्सागोनल लैटिस। हेक्सागोनल में ये जो आपके पॉइंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या लैटिस साइड्स हैं, इनका इस तरह से अरेंजमेंट होता हो कि इसमें एक हेक्सागन बन जाए। तो हेक्सागन अगर बन जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका हेक्सागोनल स्पेस लैटिस हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको साइड कर दिया है। तो ये आपके कुछ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस हैं, टोटल आपके 5 हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और आपको बता दें, जब 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस से कोई भी एरिया से या फिर वॉल्यूम से रिलेटेड आपका कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो हमेशा वहाँ पर एरिया कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर आप उसको 3 डायमेंशनल या फिर वॉल्यूम वगैरह नहीं कंसिडर करते हैं। 3D में जब आएंगे तो वहाँ पर वॉल्यूम लेते हैं। अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पर एक बार फिर से इसको डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल आपके पास में 5 क्लास हैं जो कि आपके 2D क्रिस्टल लैटिस में आते हैं। अब बात आती है कि स्क्वायर लैटिस हम जान गए हैं, स्क्वायर यूनिट सेल क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यूनिट सेल जान लेते हैं। देखिए जो आपका ये पूरा सेट है इसमें से एक छोटा सा पार्ट, जैसे कि मैंने ये बना रखा है जो शेडेड है, ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे एक ये पूरा जो सेट है, ये पूरा सेट स्क्वायर लैटिस था। यहाँ पर ये जो इतना सेट है इसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। तो ये कौन सा यूनिट सेल है, ये स्क्वायर यूनिट सेल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है रेक्टेंगुलर लैटिस। तो ये जो इतना पार्ट जो शेडेड है इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। और ये आपका है पैरेललोग्राम लैटिस, यहाँ से ये इतना जो भी सेट है पैरेललोग्राम लैटिस। और ये जो इतना छोटा सा पार्ट बना हुआ है जो शेड किया हुआ है हमने, ये आपका पैरेललोग्राम यूनिट सेल है। नेक्स्ट आपका है रोम्बिक लैटिस। ये जो इतना सेट है ये पूरा रोम्बिक लैटिस है। ये जो डिज़ाइन बना हुआ है जो शेडेड किया हुआ है इसको बोलेंगे रोम्बिक यूनिट सेल। ऐसे ही ये जो आपका पूरा सेट है इसको बोलते हैं हेक्सागोनल लैटिस। और ये जो आपका डिज़ाइन हुआ है यहाँ पर इसे हम बोलेंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो आई थिंक ये बहुत ही इजी है, बहुत ही ओरल है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका है 3D क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ पर जैसे अभी प्रीवियसली आपने 2D क्रिस्टल लैटिस पढ़ा हुआ है उसमें हमने बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं आपके 2 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज होते हैं। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ वही आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं 3D क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपके अरेंज होते हैं। अब देखिए जो यूनिट सेल है वहाँ जो आपने पढ़ा था 2D में और जो यहाँ पढ़ेंगे दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ये जो यूनिट सेल है ये क्यूबिक होगा, यानी कि 3 डायमेंशनल होगा। इसमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो 3 डायमेंशनल अरेंज होंगे कुछ इस तरह से। देखिए ये आपका एक क्यूब बना हुआ है, ठीक है। ये जो आपका एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। और इस तरह से कई यूनिट सेल आपके मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लैटिस। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आपका ये है स्ट्रक्चर, देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये क्या है, एक यूनिट सेल है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉर्नर पे आपके एटम्स हैं, ठीक है। तो आपका ये यूनिट सेल है। और अगर हम ये स्ट्रक्चर आपको दे दें तो क्या ये यूनिट सेल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा यूनिट सेल हैं। एक इधर हम अरेंज कर दें, ठीक है, या इसके ऊपर रख दें या इधर रख दें तो ये क्या हो जाएगा, लैटिस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा यूनिट सेल्स का कॉम्बिनेशन हो गया है। तो बिल्कुल जो आपका 3D लैटिस होता है वो इसी तरह से होता है। इसमें बहुत सारे इस तरह के जो यूनिट सेल हैं वो बहुत ढेर सारे अरेंज होते चले जाते हैं 3 डायमेंशनल में, और एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, एकदम नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे हम 3D लैटिस बोलते हैं। अब बात आती है
टाइप ऑफ यूनिट सेल, इसमें जो आपके यूनिट सेल हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है जान लेते हैं क्या है। देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल वो आपका यूनिट सेल होता है जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर पर होते हैं। जो आपका यूनिट सेल है उसके केवल कॉर्नर पर होते हैं। देख सकते हैं जैसे आपका ये अभी स्ट्रक्चर जो हम दिखा रहे थे, इसमें देख सकते हैं ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें केवल क्यूब के कॉर्नर पर है एटम्स। तो हम समझ सकते हैं इस मॉडल से कि जो यूनिट सेल है, जो आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल है, वो कैसा होता है, स्ट्रक्चर में इस तरह का होता है। ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको बनाया भी है, अरेंज किया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये जो आपके सर्किल दिख रहे हैं ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और ये इस तरह से आता है। अब देखिए बात जो है इसमें एग्जांपल्स की, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें केवल एक ही आपका होता है, वो कौन सा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसको SC यूनिट सेल भी बोलते हैं। अभी आगे जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे या थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कई जगह पर SC लिखा होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपका इस तरह का होता है, केवल और केवल आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर होते हैं। नेक्स्ट आपका जो है सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा, अभी जो हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल में पढ़ा है उसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, जो आपका सेंटर्ड यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपके कॉर्नर पर तो होते ही हैं बट अदर पोजीशंस पर भी होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आपका पहला जो एग्जांपल है फेज सेंटर्ड यूनिट सेल का। फेज सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, जितने भी फेज हैं क्यूब के, ये मान लेते हैं क्यूब है, क्यूब ही है आपका, और क्यूब में 6 फेज होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 फेज के 6 सेंटर्स होंगे। उन सभी सेंटर्स पर एक एक एटम आपका होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपका ये एटम है, ये इस वाले फेज पर है, टॉप वाले फेज पर, और एक ये बॉटम वाले फेज पर ये वाला सेंटर है। यहाँ पर एक एटम है, ग्रीन वाले एटम्स देखिएगा, और एक ये लेफ्ट यानी कि हमारी तरफ जो है सेंटर फेज, इसका सेंटर ये है, यहाँ पर एक एटम है। एक राइट में ये जो सेंटर है यहाँ पर एक एटम है, और एक आपका जो फ्रंट है सामने की तरफ है, ये वाला जो सरफेस है फेज है, इसका सेंटर ये है, यहाँ पर एक एटम है, और एक बैक साइड में होगा जो कि आपका ये वाला फेज होगा, उसका सेंटर यहाँ पर है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो फेज सेंटर्ड यूनिट सेल में होता है। इसको फुली हम फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में FCC भी मेंशन करते हैं। यहाँ पर FCC अगर कहीं भी लिखा मिलता है आपको इस चैप्टर में तो उसको समझ लीजिएगा कि फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आपका है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जो आपका क्यूब है, देखिए यहाँ पर जो ब्लैक से दिखाए गए हैं वो तो आपके कॉर्नर पर एटम हो गए। उसके बाद में जो आपका ये होल क्यूब है इसका जो सेंटर है वो बीच में कहीं होगा, वहाँ पर भी एक एटम दिखा दिया जाए तो जो आपका क्यूबिक यूनिट सेल है वो बन जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और इसको शॉर्टली मेंशन करते हैं BCC। B मीन्स बॉडी, C मीन्स जो फर्स्ट C है इसका मीन्स होता है सेंटर्ड, एंड जो सेकंड C है इसका मतलब होता है क्यूबिक, और लास्ट में आपका यूनिट सेल। थर्ड जो आपका है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, इसमें आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कॉर्नर पर तो होता ही है क्यूब के, साथ साथ दो अपोजिट फेज होते हैं उनके फेज सेंटर पर भी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों अपोजिट फेज हैं, एक ये ऊपर वाला टॉप एंड एक बॉटम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर दो आपके एटम हो गए अपोजिट फेज में। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यही आपका एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नहीं, एक और दो और हो सकते हैं। कौन कौन से? एक आपका ये वाला फेज हो सकता है लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। इन दोनों के फेज के सेंटर पे एक एक एटम दिखाकर एक ही अपोजिट पेयर पे दिखाइएगा, यानी तीनों पे दिखा दिया। तीनों पे दिखा दोगे तो आपका ये जो इंड सेंटर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फेज सेंटर्ड यूनिट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में हमेशा ध्यान रखिएगा दो अपोजिट फेज के सेंटर पर एटम होते हैं और उसके साथ साथ में कॉर्नर जो हैं उन पे तो हर जगह एटम होते हैं। तो ये आपका सेंटर्ड या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल था। अभी केवल बेसिक्स आप इनके जानिए, जब आप इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अभी इनमें बहुत सारी न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपको स्टडी करनी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उसको लेकर। और इसके बाद में भी आपको वर्कशीट मिलेगी, इसको आपको सॉल्व करना है। वीडियो बहुत अच्छे से वॉच करिएगा ताकि जो वर्कशीट है वो आपसे आई थिंक कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।